नमस्कार, संविधान लाइव में आपका स्वागत है। संविधान लाइव की टीम पिछले 3 दिनों से छतरपुर में है। छतरपुर वो इलाका है जहां से विद्रोह की कई आवाजें निकली हैं और बुंदेलखंड की सियासत और गर्माहट दोनों ही यहां बखूबी महसूस की जा सकती है। हम इस वक्त हैं गांधी भवन में। गांधी भवन छतरपुर का जो है वो देश भर में एक अलग ढंग का मुकाम रखता है और यहाँ से कई सारे आंदोलनों की नींव भी रखी गई है और कई सारे ऐसे कार्यकर्ता निकले हैं जिन्होंने देश में अपने ढंग से गांधी की आइडियोलॉजी को देश में मजबूत करने का, ग्रामीण स्वशासन का सिद्धांत को अपने ढंग से प्रयोग में लाने का काम किया है। इस वक्त हमारे साथ में दमयंती जी हैं। दमयंती जी, बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके जरिए जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, गांधी की आइडियोलॉजी से आपका संपर्क कैसे हुआ, और वो थोड़ा संक्षेप में अगर बताएंगे। मैं मूलतः तो देखिए उड़ीसा से हूँ, क्योंकि माता पिता वहीं से हैं। तो पिताजी आर्मी में होने के कारण जब उनका पोस्टिंग हुआ तो वो हम परिवार को लेकर जबलपुर है। तो मेरी जितनी भी स्कूली शिक्षा है और कॉलेज की शिक्षा है वो जबलपुर में है। और मैं अपने परिवार में छोटे होने के कारण पढ़ाई लिखाई के बाद सभी परिवार के लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। तो मैंने भी प्रयास किया और मेरा जॉब जो था नवोदय स्कूल आसाम गोलाघाट मुझे पोस्टिंग मिली। पर मुझे पढ़ते समय से ही मतलब कभी भी नौकरी करने का वो क्रेज मतलब अंदर से ही नहीं रहा। अब चाहे वो नासमझ कहिए या छोटी उम्र का कहिए, पर मैं उसको तब भी भूल नहीं मानती थी और आज तो बिल्कुल भी भूल नहीं मानती। तो कुछ दिन तो मैंने ज्वाइन किया, पर ज्वाइन करने के बाद मैंने अपनी ताकत से मन की जो आवाज़ सुनी और उससे मैंने फैसला किया कि मुझे नौकरी नहीं करनी है। और वो एक ऐसी उम्र होती है कि नौकरी नहीं करनी, पर क्या करना है आपके सामने कोई बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। तो पर उस समय ऐसा कहिए कि अगर मुझे मौका मिला कि जबलपुर में नर्मदा के ऊपर मेधा दीदी का आंदोलन चल रहा था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, और मेरा उस आंदोलन में आना जबलपुर में। ये कब की बात है? ये आपको मैं एग्जैक्ट सन तो नहीं बता सकती हूँ, पर 93-94 के आसपास अबाउट वही सारा। और उसके बाद से बस मैंने जीवन में मतलब आंदोलनों का क्या चीज़ होता है और आंदोलन की वैल्यूज़ क्या होती है ये समझने का प्रयास किया, और उस आंदोलन में ही मैं लंबा समय तक रही। पर वो रहते रहते मैंने गांव का नज़रिया देखने का मुझे मौका मिला। जो गांव मतलब मैंने महसूस किया कि जो गांव मतलब अपनी कुर्बानी देना कहते हैं, पूरे डूब में डूब गए हैं, उनके पास व्यवस्थाएं रहने को कुछ भी नहीं है, और सरकारी तंत्र जो कहता है वो झूठ तब भी दिखता था, आज भी दिखता है। तो और सारी उनकी ज़मीनों पे जो डैम और पानी सारा आ गया है, गांव वाले को जगह नहीं है, और उससे पूरा शहर कैसे मतलब फलीभूत होता है, पर वो एक तरफ ख़त्म होता है और एक तरफ होता है। वो नज़रिया देखने का मुझे बहुत बड़ा मौका मिला वो आंदोलन से। पर उसके आगे थोड़ा मैं और बढ़ी कि सामाजिक क्षेत्र होता क्या है, संस्थाएं होती क्या है। तो मैं केयर इंडिया में NGO में काम करना है, जिससे मुझे थोड़ा स्लम्स को देखने का मौका मिला, क्योंकि हम जो पढ़ाई तो शहरी परिवेश में थी तो बस्तियां देखने का मौका हमको कम मिला था। तो ये मेरा बहुत अनुभव रहा उस संस्था NGO में काम करते करते। फिर एक फेलोशिप में मैं एक एक्शन एड की फेलोशिप में आ गई, उसमें डेविड भाई साहब उससे मिले। तो मेरे फेलोशिप के कारण मुझे पेपर प्रेजेंट करने के लिए जाने का मौका मिला नागपुर तक। अच्छा। तो नागपुर जाने के बाद ऐसा हुआ कि वहाँ एक विनोबा केंद्र था जहाँ पर उन लोगों ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था। तो वहाँ रहने का और मौका हुआ, तो फिर ऐसा प्रोग्राम के बाद हम कहते हैं कि चलो चलो विजिट करने चलेंगे करके, मस्ती का मूड होता है। तो पास में ही सेवाग्राम आश्रम था। तब तक कि मुझे बहुत कुछ गांधी जी का नहीं मालूम था। सहज जो हम स्कूल में जो पढ़ते हैं या जो राष्ट्रीय पर्व में जो होते हैं उतना ही मेरा जानकारी में था। पर जब मैं सेवाग्राम आश्रम गई तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो बिल्कुल ऐसा माहौल है कि मैंने ऐसे सहज ही कहा कि मैं यहाँ आके रहना चाहती हूँ। वहाँ की जो व्यवस्था है कि देखने के बाद तो वहाँ पर रामभाऊ काका थे, उन्होंने कहा ठीक है बेटा चाहते हो तो आना। पर सहज ही कहा होगा, उन्हें भी नहीं अंदाज होगा कि NGO में काम करने वाला कोई यहाँ आने वाला है करके आ ही जाएगा। मैं ठीक 13 दिन के बाद में सारे कामों को छोड़ के और मैं सहज रूप से अपना कुछ जरूरत का सामान लेके सेवाग्राम आश्रम पहुँच गई। अब जब पहुँच ही गए आश्रम के दरबार पे तो काका ने स्वागत किया, वहाँ पर मालती बहन भी थी, और फिर हम सहज ही वहाँ जो व्यवस्था उसमें हम रहने लगे। तब जाके मेरा मतलब समझ लीजिए कि मेरी जिंदगी का पावर हाउस का काम किया उसने मेरे जीवन में। मैं आज उसको बहुत महसूस करती हूँ।
तो जो जीवन की एकदम जमीनी हकीकत कही है, सच्चाई कही है, जिससे मुझे रूबरू होने का मौका मिला। तो मतलब आप जबलपुर से असम होते हुए फिर सेवाग्राम जब पहुंची तब आपको एक नया दरवाजा मिला। इसमें पूरा गुजरते हुए आपने फिर गांधीयन आइडियोलॉजी को पढ़ा एक हद तक और उसके बाद महसूस किया, लेकिन जमीन पर जो अभी देख रहे हैं उसके बीच में क्या रिश्ता गुना, क्योंकि किताबों में है, क्या उसी को पढ़कर आ जाएगा या जब हम प्रयोग में लाते हैं उसे तो कुछ और नजर खुलती है? बिल्कुल आपने सही कहा, सेवाग्राम आश्रम मेरे प्रयोग की भूमि रही। मतलब मैंने जो ज्यादा प्रयोग आश्रम में किया, अध्ययन कम किया, पर वो प्रयोग ही अध्ययन का रूप ले लेता है। तो जितना जो गांधी जी बात करते थे वो हम लोग सब वहाँ करते थे। तो हम 4 साल हमने जो पैसे कमाने के लिए हम मतलब भागते ना, पढ़ लिए लिख लिए, डिग्री हो गई तो हमको बहुत बड़ी नौकरी मिले, बड़ा पैकेज की तनख्वाह मिले, तो वो बिल्कुल भ्रम टूटा कि बिन पैसे के आप जमीन के साथ किस व्यवहार के साथ जी सकते हैं। वो मुझे सेवाग्राम में सिखाया। तो हमारी जरूरत की जो मूलभूत जरूरतें थी वो आश्रम से कैसे पूरी होती थी। आपके पास समय होगा तो थोड़ा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप। तो एक बहुत प्यारी वहाँ गौशाला थी। अच्छा। तो आपको चाय पीना, कॉफी पीना, दूध चाहिए तो आप बाजार क्यों जाएंगे, आप आश्रम में काम कीजिए, उसको लेके आइए। आपको सब्जी चाहिए तो आप बगीचे से लेके आइए, अनाज चाहिए तो खेत से लेके आइए, फल चाहिए तो आप पेड़ लगा तो उससे फल लाइए। तो जो हमारे शरीर की जो मूलभूत जरूरतें थी व्यक्ति की, वहाँ से वो पूरी होने लगी। तो समझ में आया कि हम जो बहुत सारा पैसा कमाते हैं और फिर कहीं ना कहीं जाके उसको बाजार में व्यापारियों को देते हैं और उसके एवज में हमें बहुत अच्छी चीजें भी नहीं मिलती है। तो वो जो ऑर्गेनिक या जैविक का जो समझ हुआ वो मुझे सेवाग्राम में समझ में आया, क्योंकि मूलतः हम किसान नहीं है, कभी खेती किए नहीं है, कोई हमारा अनुभव नहीं है, पर जो इच्छा थी वो हुई और वो मुझे सब सिखाया। मतलब फिर ऐसा करते करते मुझे लगा कि थोड़े दिन के लिए कुछ अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि सारा दिन हमारा उसमें आश्रम में जाता था, जबकि स्वाध्याय का एक समय भी था पर वो अवधि थोड़ी कम होती थी और स्वाध्याय में हम लोग आलस कर लेते थे। श्रम तो कर लेते थे, स्वाध्याय में आलस करते थे। तो फिर वहाँ पर एक गांधीयन इंस्टीट्यूट है, गांधी विचार परिषद, वहाँ पर 8-9 महीने का गांधी विचार के कोर्स होता है। तो मैंने काका के सामने कहा, रामबाबू जी, काका मैं भी 4 महीने दिया है, तो काका ने मुझे जाकर वहाँ पर एडमिशन करा दिया। फिर मैं 9 महीने के लिए उस इंस्टीट्यूट में चली गई। फिर वहाँ पर मैंने अध्ययन के रूप में गांधी जी को पढ़ा, गांधी जी की आइडियोलॉजी को, तो उसको पढ़ा और फिर उसको जीवन में लाया। तो ये सब करते करते मतलब मेरा परिचय वहाँ संजय जी से हुआ। फिर हम लोगों ने ऐसा लगा कि हम जीवन वैचारिक तौर से जी सकते हैं, तो जीवन जीने का आपस में तय किया। फिर हम वहाँ से निकले तो हम लोग के मन में सिर्फ एक जमीन की छोटी तलाश थी। तब हमारे सामने कोई संस्था नहीं दिखाई देती है, तो जमीन की खोज हमको फिर बुंदेलखंड में लेके आए और फिर बुंदेलखंड हमारे लिए बहुत कर्म भूमि बनी। एक लंबा समय हम अब इस जगह पे हैं। तो यहाँ कब आई आप छतरपुर में? हम 2006 के में आ गए थे। 2006 में। तो यहाँ आपने जो सेवाग्राम में लगातार लगभग 8-9 साल तक वहाँ पे रहे, आपने उस दौरान जो कुछ सीखा और जैसा महसूस किया, उसे अभी फिलहाल में आज की डेट में किस तरह से प्रयोग में ला रहे हैं? मतलब दिनचर्या क्या है और यहाँ क्या क्या काम कर रहे हैं? सबसे पहले जब हम इधर पे आए तो यहाँ पर हमको ऐसा कुछ सेटअप जमा हुआ नहीं मिला, तो इतनी समझ में भी नहीं आता था। पर हमको समझ में छोटी सी जमीन होगी, इतनी बड़ी जमीन का कोई नजरिया नहीं था हमारा, क्योंकि काफी बड़ी 32 एकड़ की जमीन हुई। हम तो 6 एकड़ का गणित लगाते थे कि 6 एकड़ हम छोटे से परिवार के लिए बहुत होगा, पर पता नहीं था कि इतने बड़े परिवार में हमको काम करना है। तो आ तो गए जमीन पे। फिर वो जो गांधी जी का स्वावलंबन का सिद्धांत वो बहुत मन में था कि किसान का अपना बीज, अपना खाद, अपनी ऊर्जा और अपना भोजन होना चाहिए। तो हमने कभी भी इस खेती को कैश क्रॉप की खेती नहीं बनाई। हम इसको परंपरागत खेती के ढांचे से लेके चलने का मतलब मन के अंदर वो बहुत साफ था। जो साफ था वो मतलब उस प्रयोग को सामने लाया। तो हमने सबसे पहले यहाँ जो बुंदेलखंड की बीज है जो परंपरागत, उसको लेके ही यहाँ पर थोड़ा थोड़ा उगाने की शुरुआत की, क्योंकि हम बहुत बड़े खेतीगर तो थे नहीं। तो वो हमको धरती ने हमको सिखा दिया कि आप बीज बोगे तो क्या पाओगे और क्या काटोगे वो आपके सामने। तो उस तरीके से फिर हम लोग ने शुरू किया। तो हमने अपना बीज पहले बनाना शुरू किया। आज भी अभी भी खेत से कोई अनाज आता है तो सबसे पहले वो बीज के लिए होता है, उसके बाद भोजन होता है, उसके बाद जो होता है वो आगे के लिए प्रोसेस में जाता है। तो ये करते करते मतलब चीज़ें अब काफ़ी स्टेब्लिश हुई हैं, तो समझ में आने लगी है। जब हम शुरू में आए तो हमारे पास यहाँ पर मात्र 3 गाय थी। 3 गाय से आज आप देखते हैं तो 50 गाय की गौशाला है।
तो ये भी समझ में आया कि जीवन में रिश्ते कैसे होते हैं एक दूसरे के साथ में। गायों का रिश्ता जमीन के साथ कैसे है, इंसान का रिश्ता जमीन के साथ क्या है, जमीन का रिश्ता हम सबके साथ क्या है, या हम जो काम कर रहे हैं वो हमारा मतलब नेचर पर्यावरण को कैसा है, शोषण पूर्ण है या मुक्त है। गांधी जी की मुझे एक बात बहुत वो याद आती है कि वो कहते थे कि आप अपनी ज़रूरत और चाहत को पहचानें। वो दृष्टि आप बना लेंगे तो आप इस धरती में इतना कुछ है कि हर व्यक्ति की ज़रूरतें पूरी होगी, पर एक व्यक्ति की चाहत भी धरती पूरा नहीं कर सकती है। तो ये सब कुछ छोटी बातें। तो आप जो कह रही हैं कि यहाँ पर हर चीज़ जमीन दे देती है, आपकी ज़रूरत की जो यहाँ पर साथी रहते हैं उन सबकी ज़रूरतों में से कितनी ज़रूरतें, क्या क्या ज़रूरत आपकी यहीं से पूरी हो जाती हैं और किसके लिए आपको बाजार या दूसरे लोगों पर बाहर निर्भर रहना पड़ रहा है, क्या करते हैं? शुरू में तो ऐसा था कि हम 10 रुपए का दूध भी बाहर से लाते थे जी। वो तारीख भी हमारे यहाँ कहीं लिखी होगी। तो आज ये स्थिति कि हम आश्रम के लिए दूध हो जाता है और कुछ बाहर के जो परिवार है कहते हैं हमारा छोटा बच्चा है या कोई बुजुर्ग है या उनको लगता है कि हमको अच्छा मिलता है, तो कुछ परिवारों को भी यहाँ से पूर्ति हुई है। तो ये एक दूध का बहुत अच्छा स्वावलंबन हुआ है। इसके अलावा गेहूं में हमारा अच्छा स्वावलंबन है। हम सरबती गेहूं उगाते हैं जो रोटी के लिए होता है, कठिया गेहूं उगाते हैं जो दलिया के लिए होता है, गायों का भोजन जवा होता है वो हम उगाते हैं, और ये तीनों ही चीज़ गायों के लिए भी उपयोगी है और इंसान के लिए भी। तो इसमें हमारा स्वावलंबन पूरा होता है। दालों के मामले में हमारे अरहर बहुत अच्छा है। अरहर का हमारा मुझे तो लगता है कि कई सालों से हम अरहर नहीं खरीदते और हम अरहर लोगों को भी दे पाते हैं। तो हमारा बीज भी अरहर का अपना होता है, आश्रम का भी होता है, कुछ परिवारों का भी होता है। और मूंग दाल में मतलब आपका अरहर हो गया, मूंग हो गई, उड़द हो गई और चना, ये 4 हमारे पास हर समय पर्याप्त होता है। तो हम जब बाजार जाते हैं वो अभी आपको बताओ कि हमारे गन्ना नहीं कर पाते। अच्छा। पहले जबकि सुनते हैं कि यहाँ बहुत अच्छा गन्ना होता था, पर बुंदेलखंड में बहुत सूखा भी हुआ क्योंकि इतना ज्यादा खनन हुआ है, बहुत ग्रेनाइट निकाला है और बहुत बड़े बड़े जंगल काट दिए हैं। उसका परिणाम है कि पानी बहुत हुआ और परंपरागत राजा महाराजाओं ने बुंदेलखंड को तालाब और कुएं ही दिए थे, पर आज का आधुनिकीकरण ने बोर दिया है। तो आप लगातार एक शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं, स्वावलंबन का। तो स्वावलंबन की सीख गांधी जी ने भी दी थी और हमारे अभी यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, आत्मनिर्भर होने का। तो आप आत्मनिर्भर ही हैं मुझे जहाँ तक लग रहा है, तो ये आप स्वावलंबन का इस्तेमाल कर रही हैं क्या? आत्मनिर्भरता अलग है। स्व से हम स्वधर मतलब स्व से हम जब मतलब वो स्वावलंबन हो जाते हैं, परलंबी नहीं होते हैं, जब ये होता है तो हमारे अंदर एक आत्म भान आता है कि हम आत्मनिर्भर हैं, तब एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस जिसको हम कहते हैं आत्मबल मिलता है। या तो हम पहले कहें कि क्या कहते हैं सब आत्मनिर्भर। जो आप स्वावलंबी नहीं तो आत्मनिर्भर कैसे हो सकते हैं? तो प्रश्न पहले है स्वावलंबी होने का। तो ये जब हम कहते हैं कि हमारा देश जो है किसानों का देश है, 80% या 90% आबादी जो किसानी है और किसानी के ऊपर पूरा भारत मतलब है, तो पहले तो उनको स्वावलंबी होना पड़ेगा। जब आप बड़ी बड़ी कंपनियों को खेत दे देंगे तो फिर किसान स्वावलंबी होगा कैसे? स्वावलंबी देश ही नहीं होगा, न व्यक्ति होगा, तो फिर आत्मनिर्भर कैसे होगा? फिर तो गुलामी का ही रास्ता होगा। तो वो समझने की थोड़ी जरूरत है, थोड़ा शब्दों का हेरफेर। मतलब आप जो कह रही हैं कि इस जमीन में सभी की जरूरतें पूरी करने की कैपेसिटी है, क्षमता हो, लेकिन लालच को पूरा नहीं किया जा सकता। अगर बहुत ज्यादा आपकी चाहत है उसको पूरा नहीं किया जा सकता। और इस समय किसानों के सामने एक बड़ा संकट जो देश भर को पिछले 20-21 दिनों से मत रहा है वो यही है कि उनकी खेती की जमीन उनसे छीनी जा रही है। यानी उनका स्वावलंबन का जो तरीका है, उनके पास जो अपनी रोटी है, जैसे वो कृषि मंत्री के साथ जब बैठक करने भी जाते हैं तो अपनी रोटी साथ लेके जाते हैं और वहाँ खाते हैं, वो स्वावलंबी है। उसे वो बाजार के हवाले जब किया जा रहा है, ऐसे समय में गांधी कहाँ पर बीच में आते हैं और गांधी हमें कौन सा रास्ता दिखाती है? गांधी जी कहते हैं कि जिस सत्य के रास्ते पे आप चल रहे हो आप उस सत्य का आग्रह कर सकते हैं और बिल्कुल अहिंसक तरीके से कर सकते हैं, और आप अपने हक की लड़ाई इस लोकतंत्र में तो लड़ ही सकते हैं। मुझे तो गांधी जी का वो समय याद आता है जब ब्रिटिश इतना मतलब तकलीफदायक समय था, जब कहते सूर्यास्त नहीं होता था, तब गांधी जी जैसे एक ऐसे मतलब सिंपल हम कह सकते सरल व्यक्ति ने इतने बड़े देश को आज़ाद किया। तो फिर जब आज इतना संकट का समय है तो हम यदि सब सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे तो गांधी जी कहते हैं, गांधी जी का विचार कहता है कि हमारी जीत अवश्य होगी। वो अलग बात है कि जो सत्ता पे बहुत ताकतवर पड़ते हैं धन के बल पर या किसी और बल पर,
वो कभी हमारे पर हावी हो सकते हैं, पर सत्य की नाव जो है वो थोड़ी हिलती है, वो डूबती नहीं है। झूठ हर समय डूबता है। तो हमारे किसान के साथ तो हम भी खड़े, हम तो चाहते हैं कि किसानों की अपनी चीज मूलभूत वो रहना चाहिए किसानों के पास। तो गांधी ने जब हमें ये देश आजाद करके दिया था तो उसके साथ सत्याग्रह का अपना सिद्धांत और लोकतंत्र में जो भी बुराई है, जो भी अगर कोई चीज गलत लगती है तो उसके खिलाफ खड़े होने का, अहिंसक विरोध करने का हथियार दिया था। पिछले लगभग 6-7 सालों में जब से नई सरकार आई है और उसके पहले भी अन्ना आंदोलन भी हुआ, उसके पहले भी लगातार आंदोलन इस देश में होते रहे हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है अभी जो विरोध की स्थिति है और 47 से लेके 14 तक की जो विरोध की स्थिति थी उसमें कोई बदलाव आया है क्या? पहले मुझे लगता है जो भी सरकार में रहते थे, मुझे लगा वो थोड़ा व्यवहारपूर्ण थी कि एक इंसान यदि किसी चीज का सत्याग्रह कर रहे, विरोध कर रहे, तो हमारे सुनने की एक सुननाई होती थी। हम कहते थे सुन पाते थे लोग हमारी बात को, और सहज कहीं संवाद की प्रक्रिया थी। आज वो संवाद की प्रक्रिया बहुत खत्म या कम सी हो गई है। अब तो बहुत ज्यादा मतलब शब्द कहें तो तानाशाही, जो हमने कह दिया मतलब वो आपको मानना चाहिए। हमने कहा है मतलब सत्य। आप ये तो पूछो, किसान यदि विरोध सत्य होता तो किसान क्यों विरोध करता? छोटी सी बात है ना। किसको अच्छा लग रहा है कि टेम्परेचर 4 में बताइए घर के बाहर बैठेगा? लेकिन उन्हें तो विपक्ष भड़का रहा है ना, भटका रहा है। देखिए, ये नहीं मानना चाहिए। जब वो सत्ता में नहीं थे तो विपक्ष में थे, तो वो तो छोटी छोटी चीज के लिए विरोध करते थे ना। एक सिलेंडर को लेके खड़े हो जा रहे हैं, नोट को लेके खड़े हो जा रहे हैं, गैस को लेके खड़े हो जा रहे हैं। और आज जब विपक्ष तो हम पेट्रोल को लेके इतना आज 100 रुपए होता जा रहा। आप बताइए, हम जब कृषि का काम करते हैं तभी इकोनॉमी चालू हो जाती है जी। हर चीज की। थी आप छोटे समझे, एक वॉशर से लेके बड़ा से बड़े सामान की इकोनॉमी जाती है, तो कैसे हम मान ले कि नहीं होता है? तो विपक्ष का तो काम ही ये होता है। मैं कहती हूँ कभी यदि वो भी पक्ष में हो और ये पक्ष में हो और गलत करे तो आप भी विरोध के लिए हमारी तरफ आइए ना। हमें किसी पार्टी से विरोध थोड़ी ना, किसी व्यक्ति से नहीं है, पर जो विचार है उससे तो विरोध है ही, और वो रहना भी चाहिए हर इंसान में। इतना तो इंसान की खुलापन इंसान को देना चाहिए। हम लौट के फिर यहीं आते हैं छतरपुर की तरफ भी, और ये सब बातें हो ही रही हैं। आप जो स्वावलंबी हुए हैं यहाँ पे जो लोग रहते हैं, गांधी भवन ने यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए जीवन दिया है, लेकिन समाज के लिए जो कहना चाहिए गांधी दर्शन कितना लोगों के बीच में जा पा रहा है और कितना गांधी भवन यहाँ के यूथ को गांधी के विचारों से प्रेरित कर पा रहा है? कहाँ कुछ कमी लगती है या ठीक काम चल रहा है आपके समझ से? पता नहीं, मेरा नजरिए शायद बहुत अच्छा भी और शायद आपका ना हो, सबका अपना अपना होता है। पर मेरा 15 साल में जो बुंदेलखंड में नए परिवेश में आके मैंने देखा है, तो जितना बड़ा छतरपुर है तो काफी युवा जो है आश्रम से जुड़ने लगे हैं। आश्रम में जो भी गतिविधियाँ होती है उसको देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। हम लोगों से जितना उनके साथ संवाद की प्रक्रिया अपने काम के दौरान बचता है, संवाद होता है, तो काफ़ी % लोग जो है गांधी आश्रम जुड़ते हैं, आते हैं। तो मैं नहीं कहती कि 100% बच्चे या यूथ जो है बिल्कुल यही करने लगेंगे, करना चाहिए, पर एक उनके अंदर गांधी विचार का बीज डलता है। तो ये मुझे समझ में आता है। तो लेकिन अभी लगातार गांधी को डिनाई करने की भी कोशिश की जा रही है, गांधी को ये भी लगातार कमजोर करने की साजिशें भी एक तरह से कहना चाहिए वो हुई हैं। जैसे सब कुछ जो है वो दूसरे लोगों ने किया है और गांधी कहीं इतिहास में भी नाम ना रह जाए उसकी कोशिशें भी चल रही है। आपको क्या लगता है ये देश जिसे हम कहते हैं पूरी दुनिया में गांधी का देश है, और उस पर किसी तरह का हमला कारगर होगा क्या, या इस तरह की साजिशों का क्या अंजाम होगा? मुझे तो नहीं लगता है कि जो सत्य के लिए इतना बड़ा काम करके कोई व्यक्ति गया हुआ है वो कभी मिटने वाला है, तो वो तो असंभव है। पर मुझे लगता है जो लोग प्रयास करते हो प्रयास भी गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है कि हमने यहाँ जन्म लिया है, हमारे काम है और हम सबको जाना है, कुछ नहीं रह जाना है। तो ऐसा क्यों गलत काम की तरफ जाए जो आने वाली पीढ़ी वो कहे कि क्या करके चले गए। ऐसा कुछ अच्छा काम कर सकते। गांधी जी ने जहाँ काम करके लाइन छोड़ी है, हम तो कहते हैं आज लोग उससे आगे बढ़े ना, क्यों उसको मिटाने की कोशिश करते हैं? मत मिटाइए, आपको मौका मिला आप उससे अच्छा करके छोड़ जाइए ना, तो वही मूल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आखिरी बात जो कही कि गांधी जी हमें जो चीज़ें दे गए थे, जहाँ तक लकीर छोड़ गए थे, उस लकीर को आगे बढ़ाने की कोशिश करें।
ये दमयंती जी थी और इनसे बात करते हुए लग रहा था कि लगातार बात करते ही जाएं, लेकिन वक्त कम है और जाना भी है। हम इनसे लगातार बात करते रहेंगे। गांधी के विचार और दर्शन से भी संविधान लाइव आपको रूबरू कराता रहेगा। अगर आपके जहन में कोई सवाल है, किसी तरह के आंदोलन के बारे में कोई सवाल है आपको, तो हमें जरूर लिख भेजिए। और कोई जानकारी अगर आपके पास किसी आंदोलन को लेकर है तो वो भी हमें बताइए। हमारा email ID और फोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत बहुत शुक्रिया।